नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करेंगे बीजेपी में चल रही उठापटक की राजनीति की। यूं तो बीजेपी बहुत ही अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि एक अध्यक्ष का चुनाव पिछले 3 सालों से लगभग 3 सालों से टल रहा। 2020 में जेपी नड्डा बने थे अध्यक्ष। 2023 जनवरी में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जून 2024 तक उन्हें विस्तार दिया गया था। वो भी लगभग एक सवा साल बीत चुके हैं और अभी तक किसी भी अध्यक्ष के नाम को लेकर के या इस समय चुनाव होगा कोई खुल करके नहीं बोल रहा है। अभी मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, वो आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें बोल रहे थे। बोलते बोलते वो ये बोल गए कि देखिए, जो भी हमारे संगठन है, आनुषंगिक संगठन है, चाहे पॉलिटिकल यूनिट है, उनके काम काज में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सिर्फ हम सलाह देते हैं, सुझाव मांगा जाता है तो दे देते हैं। काम तो उन्हें करना होता है, अपना फैसला वो खुद लेते हैं। और उसी क्रम में बोले थे कि यदि हमें फैसला करना होता तो कब का फैसला हो गया होता। कहने का मतलब ये कि जो जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और एक और एक्स्ट्रा कार्यकाल, यानी कि जनवरी में तो और पूरा ही हो जाएगा दो टर्म, तो सबको पता है कि वो क्यों सूट करते हैं मोदी और शाह की जोड़ी को। जो इशारा मिलता है वही वो करते हैं और जो पर्दे के पीछे से रणनीति बनाते हैं अमित शाह, उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सफलता भी मिल रही है, इसलिए क्रेडिट उनको अध्यक्ष होने के नाते दे दिया जाता है। अब अंदाजा लगाइए कि बीजेपी कहती है एक पद एक सिद्धांत, और वो अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और इसको 2 4 6 महीना 8 महीना नहीं हो रहा। आप अंदाजा लगा लीजिए कब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, यानी कि जनवरी में दो उनका टर्म पूरा हो जाएगा अगले साल 2026 में। कहने का मतलब ये कि अध्यक्ष पद को लेकर के जबरदस्त गतिरोध है संघ और बीजेपी के बीच में। पहले शुरू में नाम चला कि जब मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया, कि मनोहर लाल खट्टर संघ के नजदीकी है, उनको जो है और उनके मोदी से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, रार भी खत्म हो जाएगी और उनको जल्दी से एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी। लेकिन आरएसएस का एक बात पे बड़ा जोर रहता है, बदलते दौर के साथ विचारों को बदलिए, अपने को बदलिए और नेक्स्ट जनरेशन को राजनीति में आगे लाइए। मनोहर लाल खट्टर हो, मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, इन लोगों का अब दौर जा रहा है, क्योंकि ये 75 के आसपास पहुंच रहे हैं लोग, तो यंग चाहिए थोड़ा। अब यंग के नाम पे संघ कुछ और चाहता है, बीजेपी कुछ और चाहती है, तो मनोहर लाल खट्टर के नाम फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम उछला कि शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान मोदी गुट का नहीं माने जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया, इकलौता राज्य रहा जिसने लोकसभा में चुनाव में सबसे सभी की सभी सीटें जिता करके दी, और उनको जो है वहाँ से हटा दिया गया, और वो भी बहुत बेआबरू होकर वहाँ से निकले। लेकिन वो भी एक जिद्दी हैं, उन्होंने पूरी मेहनत से पार्टी के लिए काम किया, तो लगा कि शायद शिवराज सिंह चौहान के नाम पे सहमति बन जाए, लेकिन सहमति इसलिए नहीं बनी कि केंद्रीय नेतृत्व को मंजूर नहीं है। एक नाम जो शुरू से लेकर के लास्ट तक अभी तक चल रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान का। वो धर्मेंद्र प्रधान लगातार रेस में बने हुए हैं, लेकिन मोदी शाह का जो मौजूदा दौर है, इस दौर की एक खास बात यह है कि जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चले, पार्टी में किसी पद के लिए चले, समझिए कि उसमें से 90% नामों पे अप्रूवल नहीं मिलता है, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। किसी ने सोचा नहीं था कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। एकदम चौंकाने वाला नाम, कहाँ तो वो पार्षद रही और कहाँ सीधे आकर के मुख्यमंत्री बन गई। तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम अभी भी रेस में है, लेकिन और जो नाम आ रहे हैं उसमें से कहा यह जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री को कहा गया कि पद छोड़ने के लिए तैयार रहिएगा। ये नहीं कहा गया कि आपको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, और ये मुख्यमंत्री और कोई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। सोर्स यही बता रहे हैं कि उनसे इस बात के लिए तैयार रहने को कहा गया। अब देवेंद्र फडणवीस पे क्यों बार बार जाकर के नजर टिक रही है और क्यों लग रहा है कि वो बन सकते हैं, उसकी वजह है, एक तो वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरी बात कि उनकी संघ से नजदीकी है, संघ के लाडले हैं, दुलारे हैं, और इधर मोदी और शाह की जोड़ी भी उन्हें पसंद करती है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस मंच पे सभी नेता थे, वहीं पे अमित शाह ने ऐलान कर दिया था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, और
उसका उसको शिंदे ने बहुत बुरा माना था, क्योंकि वो दोबारा तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। तो उनसे चूंकि सेक्रीफाइस ली गई थी, कब? जबकि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। वो कैबिनेट से बाहर रहना चाहते थे, क्योंकि एक टर्म वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अनुशासन मानिए, अभी मौजूदा वक्त की मांग यही है कि आप कैबिनेट में रहेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। भारी मन से उन्होंने स्वीकार किया था, अदरवाइज आपको वो तनाव का दौर भी याद होगा। तो अब उन्हीं के नाम पे जाकर के उंगली टिक रही है कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों को वो स्वीकार्य है और अपेक्षाकृत यंग भी हैं, मधुर हैं। संगठन चलाने के लिए आदमी का मधुर होना, कार्यकर्ताओं से मिलना, सबको लेकर के चलने का गुण होना चाहिए। तो वो शायद उनमें है, इसीलिए उनको ये बात बोली गई है। अब आगे चल करके क्या परिस्थितियां बनेंगी, जो कुछ भी होगा बिहार चुनाव के बाद होगा। बिहार में 2 महीने बाद चुनाव है, तो बिहार चुनाव के बाद ही होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। क्योंकि यदि 37 इनकी स्टेट यूनिट्स की इकाई है जो, उसमें से 22 का चुनाव हो चुका है, 50% का चुनाव होना जरूरी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, तो वो सब क्राइटेरिया तो पूरा हो चुका है और ज़्यादातर जगहों पर निर्विरोध ही चुन लिए गए। कई राज्यों में अभी नहीं हो पाया है, तो वो पूरा कर लेंगे तब तक। तो एक तो देवेंद्र फडणवीस का एक नाम और अचानक उछला है, और उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। ये राजकोट से सांसद है, फिलहाल रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। मोदी के पिछले 2 रिजिम में कैबिनेट में ये मंत्री भी थे, और चुनाव के दौरान 2024 में चुनाव के दौरान जो है छत्री यानी राजपूतों पे बयान दे करके विवादों में आ गए थे। और इन्होंने ऐसा बयान दिया था कि माफ़ी मांगते मांगते जो है इनकी हालत ख़राब हो गई थी, कि बीच चुनाव के बीच उन्होंने ये सब कहा था, और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में नाराज़गी बढ़ने लगी। किसी तरीके से वो मामला निपटा था। तो माना ये जाता है कि तीसरे टर्म में उनको इसीलिए कुर्सी मंत्री की कुर्सी नहीं मिली, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में आ गए थे। तो उनका भी एक नाम आया है। और धर्मेंद्र प्रधान का तो नाम पहले से रेस में चल ही रहा है। वो शुरू से वो एक ऐसे नेता हैं जो बने हुए, क्योंकि वो केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है। लेकिन एक बात और है, बेशक आरएसएस चीफ मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि फैसला उनको लेना है, हम सुझाव दे सकते हैं। लेकिन ये जो दौर चल रहा है, जिस तरीके से पीएम मोदी पहले के मुकाबले कमजोर हुए हैं, उसमें अब वो ऐसा हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं कर सकते जैसा कि अपने पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने किया था। जो किया था सब संघ ने मंजूर किया था और पार्टी नेतृत्व ने मंजूर किया था। अब वो वाली चलती और वो वाला प्रभाव तो नहीं है। आपको याद है स्मृति ईरानी राज्यसभा में थी, लोकसभा चुनाव 2014 राहुल गांधी के हाथों हार गई थी, और जब उनको उस समय एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया था, तो हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली थी, चाहे संगठन का आदमी था वो, चाहे विपक्ष का था वो, कि एक नई नेत्री जिसको कि राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है, वो भी एचआरडी मिनिस्ट्री और कैबिनेट मंत्रालय मंत्री तो बनाया ही बनाया गया, तो कोई उस पर उस समय नहीं बोलता था। इवन बीजेपी और संघ के लोग भी उस पर मौन ही साधे रहते थे, ऑफ द रिकॉर्ड जरूर कुछ शेयर करते थे कि जो उनकी मर्जी वो इस समय कर सकते हैं, क्योंकि बम्पर मेजोरिटी लेकर के आए थे, बीजेपी के अपने दम पे सरकार बन रही थी, जो उनकी मर्जी। स्मृति ईरानी हालांकि दूसरा चुनाव वो जो है वो जीती, राहुल गांधी को हराया लगभग 55,000 वोटों से, लेकिन तीसरा चुनाव जो हारी, और हारने के बाद चली गई वो नेपथ्य में, और फिर से तुलसी बनने के लिए अपनी दुनिया में वो लौट गई। तो यहाँ ये भी होता है, ये राजनीति में ऐसा भी होता है। तो अब ये देखना है कि जो नाम उछल रहे हैं क्या उसी में से कोई बनता है। बीच बीच में जो संजय भाई जोशी का भी नाम उछल जाता है। संजय भाई जोशी जो है मोदी को बिल्कुल नहीं भाते हैं। जिस संजय भाई जोशी के फ्लैट की बिजली काट दी जाए, पानी बंद कर दिया जाए, वो भी सरकारी, उनको कोई सांसद जो है उनको फ्लैट दे देता है कि हमारे पास और व्यवस्था है, मैं वहाँ रह लूँगा, हमारे इस फ्लैट में रह लीजिए, जो उनको मिला हुआ है उसमें वो रह लेते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, आज भी काम करते हैं, आज भी उनके यहाँ भीड़ लगती है। और उस संगठन महासचिव रह चुके हैं जब भी वाजपेयी जी जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन उनका नाम जैसे ही आता है, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मौन साध लेता है, बोल भी नहीं सकता, और उनको बनने भी नहीं देगा, किसी भी सूरत में नहीं बनने देगा। वो इस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि पुरानी अदावत है मोदी से या संजय भाई जोशी की। उनकी जो सीडी वोडी जो जारी हुई थी और जिस तरीके से उनको बदनाम किया गया, सब कुछ एक साजिश का वो हिस्सा था। तो नाम तो कई लिए जाते हैं, और कायदे से संघ जो चाह रहा है वो चाह रहा अब की बार कि ऐसा आदमी बने जो सरकार के इशारे पर ना काम करे, संगठन और कार्यकर्ता और लोगों के हिसाब से चले।
हर समय अवेलेबल रहे। अब जेपी नड्डा के पास क्या ऐसी विशेषता है भाई कि आप जो है अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी है, मंत्रालय आपके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, अपने आप में बहुत सारा काम है और इसके बावजूद जो है दोनों पद संभाले हुए हैं और लंबे समय से, ये भी देखिए लंबे समय से। तो अब ये बात आ रही है कि शायद देवेंद्र फडणवीस पे जो है किसी तरीके से सहमति बनाने की कोशिश होगी और हो सकता है कि संघ इसलिए मान जाए कि चलिए नए हैं और मुख्यमंत्री रह चुके 2-2 बार, इनको अनुभव है, संघ को भी समझते हैं और बीजेपी को भी समझते हैं। हो सकता है इस संगठन को लेकर के चले, कुछ अपने से करें, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप लंबे समय तक किसी पद पे रह लेते हैं, किसी भी पद पे रह ले, तो एक मोनोटोनस स्टाइल हो जाता है वर्किंग का। अब जो इस समय बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं उनमें नैराश्य भाव है, वो मान चुके हैं कि इस जोड़ी में ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। वही हाल कमोबेश उत्तर प्रदेश का है। सीएम योगी को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता और जो अध्यक्ष जी हैं उनको तो सब जान ही रहे कितना मिलते जुलते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता इस समय यदि परेशान है तो अपने काम को न होने की वजह से परेशान है और लोकसभा चुनाव तो दूर है, लेकिन उसे दूर भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, ये अनचाहा चुनाव जो है आ गया है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे जो है जगदीप धनखड़ जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही विपक्ष जो आजमाइश करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि देखिए अब आपका वो टाइम गया। तो ठीक उसी तरीके से मतलब वो टाइम गया का मतलब जब विपक्ष इस बात का अंदाजा लगा रहा है, लोग सड़कों पे उमड़ रहे हैं। कल ही जो है अमित शाह ने एक मीटिंग ली थी बिहार के चुनाव को लेकर के, जो समिति बनी है उसमें विनोद तावड़े वहाँ के भारी हैं। तो मीटिंग में सबसे पहले इसी बात पे डिस्कस हुआ है कि ये जो राहुल गांधी 13 दिनों तक या वोटर अधिकार यात्रा लेकर के घूमते रहे थे, उसका क्या असर है जमीन पर, कितना लोग प्रभावित हैं, उस दांव को कैसे भोथरा किया जाए, इस पे सबसे ज्यादा बहस हो। यानी कि विपक्ष को अब आप काउंट करने लगे हैं, अदरवाइज पहले विपक्ष को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। तो ये पूरी परिस्थितियां हैं। तो न अब इनके लिए वो पहले वाली परिस्थिति तो नहीं रही कि एक तो बैसाखी की सरकार है, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। माना यह जा रहा है कि जो अभी चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार इधर उधर होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय कर देंगे। अभी जो धनखड़ जी का मैं जिक्र कर रहा था, उनके बार बार जिक्र इसलिए आएगा कि कहा यह जा रहा है कि धनखड़ जी अलग अलग सोर्सेस से, चाहे उद्योगपति अनिल अंबानी के मार्फत या और लोगों के मार्फत जो है चंद्रबाबू नायडू से संपर्क कर रहे थे और सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और ये केंद्रीय नेतृत्व को पता चल गया, उसके बाद जो है अब और ज़्यादा नहीं टाइप की नीति के तहत उनको मैसेज करा दिया गया था कि अब नहीं चल पाएंगे, यदि आप खुद नहीं हटेंगे तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और जो कारण बना जज को हटाने का, इम्पीचमेंट, वो प्रस्ताव वो तो है ही है, तात्कालिक वो कारण दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था। तो अब देखते हैं कि किसका कौन जो है बीजेपी का अध्यक्ष बनता है, क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि बिहार चुनाव हो जाएगा। बिहार चुनाव होने के बाद या तो तत्काल डिसीजन हो जाए, नहीं तो पता चला कि फिर से जो है ये साल भी गया, क्योंकि बिहार चुनाव इस साल के एकदम लास्ट में है। तो बातें तो सभी लोग समझ रहे हैं, अब आगे आगे होता है क्या, देखते रहिए इस रिजिम में। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।